जीजा जी यानी मेरी मौसेरी बहन अंकिता के पति का फ़ोन था। क्या बात है साली जी, आजकल याद ही नहीं करती। तुम्हारी दीदी कुछ बीमार चल रही है, बहुत याद कर रही है तुम्हें। थोड़ा समय निकाल कर मिलने आ जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। क्या हो गया दीदी को, कोई सीरियस बात तो नहीं? अनायास मेरी आवाज़ में गंभीरता आ गई थी। नहीं, ऐसी भी कोई सीरियस बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, लेकिन आ जाओगी तो उसे खुशी होगी। ठीक है जीजा जी, मैं जल्दी ही आने का प्रोग्राम बनाऊंगी, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कितने दिन हो गए अंकिता दीदी से मिले। हाँ, लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है। यह तो विज्ञान की मेहरबानी है कि फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर चैटिंग, वेब कैम से प्रत्यक्ष बातचीत हो जाती है। दीदी और मेरे बीच भी फ़ोन पर महीने में 1-2 बार तो अवश्य बातचीत होती थी। अभी कुछ दिन पहले फ़ोन लगाया था, पर दीदी से बात नहीं हो सकी थी। जीजा जी ने ही फ़ोन उठाया था और कहा था तुम्हारी दीदी सोई हुई है। आजकल थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाती है। तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को दिखाया? मेरी आवाज़ में चिंता महसूस कर वे बोले, पूरा चेकअप कराया है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर मैं भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक व्यस्तताओं में खो गई और दीदी का भी फ़ोन नहीं आया। बेशक जीजा जी ने दीदी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जैसी बात से इनकार किया था, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि दीदी के साथ ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, वरना वे खुद फ़ोन पर बात करती। उनसे मिलने की इच्छा बलवाती होने लगी। 2 वर्ष में तो मनुष्य के जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। पता नहीं दीदी के साथ सब ठीक चल रहा है या नहीं। अंकिता दीदी और मेरी उम्र में 4-5 वर्ष का अंतर था। एक ही शहर और एक ही मोहल्ले में रहने के कारण हमारा रोज ही मेल मिलाप होता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल घर से 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था, लेकिन हम दोनों पैदल ही बड़ी सहजता से जाती आती थी। मोहल्ले की और 2-3 लड़कियां भी हमारे साथ चल पड़ती थी। बातें करते, गप्पे लड़ाते दूरी का एहसास ही नहीं होता था। शाम को हम सब मोहल्ले के सार्वजनिक बगीचे में इकट्ठे होते, कुछ देर खेलते, कुछ किस्से कहानियाँ सुनते सुनाते और शाम ढलने से पहले अपने अपने घर लौट जाते। कितने ही वर्षों तक हमारी यही दिनचर्या रही, क्योंकि हमारी घर फिल्में, नाटक आदि देखने पर पाबंदी थी। अतः दीदी जब भी कोई फिल्म देखकर आती तो उसकी कहानी हमें बगीचे में बैठकर सुनाती। हम सब बड़े चाव से सुनते। ऐसा महसूस होता जैसे वास्तव में हम फिल्म ही देख रहे हो। दीदी की हायर सेकेंडरी की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो उनकी पढ़ाई बंद कर दी गई। घरेलू काम जैसे खाना बनाना, सिलाई बुनाई उन्हें सिखाया जाने लगा, क्योंकि साल 2 साल में उनकी शादी होनी थी। दीदी काफ़ी सुंदर थी, गोरा रंग, ऊंची कद काठी, आकर्षक, नैन नक्श, उन्हें तो कोई भी पहली नज़र में ही पसंद कर लेता। मौसी का कहना था सिर्फ सूरत से कुछ नहीं होता, सीरत जरूरी है। लड़की में सभी गुण होने चाहिए। 18 वर्ष की होते ही अंकिता दीदी की शादी तय हो गई। उनके पति पढ़े लिखे कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन दिनों लड़के लड़की के माता पिता ही शादी तय करते थे। लड़के लड़की की आपस में देखना, मिलना, बातचीत करने जैसी औपचारिकताएं का महत्व नहीं होता था। अगर माता पिता को रिश्ता पसंद आ गया तो लड़के लड़की को केवल सूचित किया जाता था। उनकी राय जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। शादी के बाद ही दीदी व जीजा जी ने एक दूसरे को देखा था। जो भी लोग शादी में शामिल थे, सभी ने दबी जुबान से जीजा जी के व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया की थी। जीजा जी का व्यक्तित्व दीदी के सामने एकदम बौना था। गहरा रंग, छोटा कद और कुछ भारी शरीर। कुछ महिलाओं ने तो दबी जुबान में यह भी कह दिया था,
अंकिता के लिए यही लड़का इनको नजर आया। चांद में ग्रहण लग गया सा प्रतीत होता है। कुछ एक इससे भी आगे निकल गई। अपनी अंकिता की तो छूने भर से मैली हो जाने वाली रंगत है, इसके साथ रहकर तो वह भी काली हो जाएगी। संगत का असर तो होता ही है ना। कनखियों से इशारेबाजी, हंसी ठट्ठा होता रहा, लेकिन इन सब से बेखबर मौसा मौसी बड़े चाव, उत्साह, उमंग से शादी की रस्मों को पूरा करने में व्यस्त रहे। शादी के बाद जब जब दीदी मायके आती, उनकी खिली खिली रंगत और दमकता चेहरा उनकी खुशहाल जिंदगी के सबूत पेश करते। 5 वर्षों में वे 2 बच्चों की मां बन अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरह रम गई थी। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हुए वे हमेशा कहती, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है जिसमें सभी मानवीय गुण हैं। मुझे उनसे प्रेम, अपनापन, सहयोग, प्रेरणा सभी कुछ मिला है। जीवन सहजता से गुजरता रहा। शादी के पश्चात मैं भी दूसरे शहर चली गई, लेकिन हमारे बीच पत्र व्यवहार और फ़ोन द्वारा संपर्क बना रहा। पारिवारिक कार्यक्रमों में साल 2 साल में मिलना हो ही जाता था। दीदी के साथ जीजाजी अक्सर कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वहाँ उन दोनों का प्रेम चर्चा का विषय बन जाता था। जीजाजी जब तैयार होते तो दीदी के सम्मुख खड़े हो बड़े प्यार से पूछते, अंकिता देखो ठीक लग रहा हूँ ना। हम सभी मुस्कुरा उठते। दीदी भी ठीक उसी अंदाज में जब पूछती, सुनिए ठीक लग रही हूँ, तो जीजाजी कहते, ठीक नहीं, बेहद खूबसूरत लग रही हो। काला टीका भी लगा लेना, कहीं किसी का नज़र ना लग जाए। मौसी बताती थी कि जब अंकिता दीदी मायके आती थी तो जीजाजी की लिखी एक चिट्ठी रोज डाकिया लेकर आता। छोटे भाई बहन उसे छेड़ते थे कि इतना भी क्या दीवानापन है, रोज चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं। उनसे कहो थोड़ा सब्र रखे, 15-20 दिन इतने लंबे तो नहीं होते। दीदी केवल मुस्कुरा देती, लेकिन उनके चेहरे की लालिमा और खुशी देख सभी संतुष्ट होते कि बेटी अपने घर सुखी है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। दीदी के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित हो गए। बेटे की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन दूसरे शहर में। इधर बेटी के लिए अच्छा वर मिल गया तो उसकी भी आनन फानन में शादी हो गई। अब दीदी जीजाजी अकेले रह गए थे। कई बार उनका फ़ोन आता, क्या कर रही हो? अब तो तुम्हारे दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ जाओ ना, कुछ दिनों के लिए साथ रहेंगे। पति व बच्चों की तरफ से हरी झंडी मिलने पर मैं सप्ताह भर के लिए अंकिता दीदी के पास चली गई। अंकिता दीदी कभी चाय नहीं पीती थी। यहाँ मैंने देखा सवेरे ट्रे में 3 प्याले चाय व बिस्किट रखकर वे बोली, तनु चलो ब्रेड टी ले ले। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आप तो चाय के नाम से ही चिढ़ती थी, जिंदगी में कभी चाय पीते आपको नहीं देखा। यह करिश्मा कब से हो गया? वे मुस्कुराते हुए बोली, जब जिंदगी में कोई टूटकर चाहने वाला मिल जाए जिसे आपसे शारीरिक नहीं आत्मिक प्रेम हो, तो जीवन में करिश्मे होते ही रहते हैं। मैं तो सिर्फ चाय पीने लगी हूँ, जबकि ये तो मेरी पसंद की फिल्में, नाटक, प्रदर्शनी तक देखने चल पड़ते हैं। इनको ऐसा कोई शौक ही नहीं था। क्रिकेट मैच से मेरा कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन अब इनके साथ बैठकर टीवी पर पूरा मैच शौक से देखती हूँ। इन्हें बहुत पसंद है ना। मैं मंत्रमुग्ध सी उनकी बातें सुनती रही। जीवन साथी का अर्थ ही होता है जीवन साथ साथ जीना, जिनमें परस्पर प्यार, विश्वास, समर्पण, आदर, अपनत्व होगा, उन्हीं का जीवन सहज होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा। वरना 2 ध्रुवों की तरह हो जाएगा जो आपस में कभी नहीं मिलते। अब तक बिताई अपनी जिंदगी से मैंने यही अनुभव किया है। अगर सच्चे दिल व पूरे निष्ठा से प्रयास किया जाए तो हम जीवन को बड़ी खूबसूरती से अपने ढंग से जी सकते हैं। रात के खाने के बाद हम दोनों बैठ पुरानी स्मृतियों को याद कर गपशप में मशगूल थी।
ठंड के शुरुआती दिन थे। हल्की ठंडी हवा खिड़की के रास्ते बीच बीच में आकर खुशनुमा एहसास दिला रही थी। दीदी शायद थक गई थी। कुछ देर बाद ही उनिंदी सी हालत में बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, अतः किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीजा जी वहाँ आए। दीदी को सोते हुए देखा तो अलमारी में से कंबल निकालकर उन पर ओढ़ाते हुए बोले, जब से अंकिता को थायराइड की बीमारी हुई है, इसे ठंडी अधिक लगती है, पर अपना ख्याल ही नहीं रखती, ऐसे ही सो गई। लेकिन मेरे नाश्ते से लेकर खाने, पहनने, ओढ़ने, दवा आदि सबका ख्याल इसे रहता है। हर एक कार्य समय से करती है। सचमुच इसके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। अगले दिन दीदी उठी तो बोली, रात को नींद तो अच्छी आई, फिर भी ना जाने क्यों सिर दर्द हो रहा है। जीजा जी फौरन बोले, तुम आराम करो, मैं चाय बना लेता हूँ। मैं जब चाय बनाने के ख्याल से उठने लगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे बैठा दिया कि साली जी, कभी हमारे हाथ की चाय पीकर भी देखिए। ट्रे में चाय के साथ मठरी व बिस्किट लेकर भी वे कुछ देर में ही प्रकट हो गए। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, दीदी सचमुच तुम खुशकिस्मत हो जिसे जीजा जैसा जीवन साथी मिला है। दीदी स्वीकृति में मुस्कुरा दी। उनकी शादी के बाद से जीजा जी का दीदी के प्रति जो निर्मल निश्चल प्रेम स्नेह देखा था, वह ज्यों का त्यों बरकरार था। अब 2 वर्षों के बाद दीदी से मिलने गई थी। ताज्जुब हुआ कि इस बार वे पहले की तरह चुस्त, खुश व उत्साहित नहीं हैं। चेहरे से ही स्पष्ट हो रहा था कुछ तनाव में है। आखिर जीजा जी ने ही बताया कि उनके बेटे ने अपनी सहकर्मी से शादी कर ली है और वे विदेश चले गए हैं। इस तनाव को लेकर दीदी अंदर ही अंदर घुल रही थी। मैं उन्हें समझाती रही कि बदलते वक्त के साथ अब इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हमें ही समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए। लेकिन दीदी सहज नहीं हो पा रही थी। 3-4 दिन उनके घर रहकर मैं लौट आई। अगले वर्ष हमारे बड़े बेटे को विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उसने हमें वहां बुलाया। लगभग 2 माह घूम फिर कर हम वापस लौटे तो मौसी की बहू से खबर मिली कि अंकिता दीदी नहीं रही। पिछले माह उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल में 4-5 दिन मौत से लड़ने के बाद वे हार कर चल बसी थी। उनका गहरा सदमा पहुंचा था जीजा जी कि क्या मनोदशा होगी, यह सोचकर ही मन भारी होने लगा। जब हम उन्हें मिलने गए तो वे उदास व थके से लग रहे थे। मेरी रुलाई फूट पड़ी। बेटे के विवाह को लेकर दीदी ने इतना तनाव पाल लिया कि खुद ही बीमार हो गई। जीजा जी ने धीरे से कहा, अंकिता को ब्रेन कैंसर हो गया था। इस बात का पता काफ़ी देर से चला, तब तक वह लाइलाज हो चुका था। उसे जब इस बात का पता चला तो वह काफ़ी घबरा गई थी। अपनी बीमारी की चिंता की बजाय उसे यही चिंता थी कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, कैसे अकेला रह पाऊंगा। अंतिम दिनों में तो वह मुझे समझाती रहती थी, मैं स्वयं को किस प्रकार व्यस्त रख सकता हूँ, मुझे अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार ख्याल रखना है, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है, ज़रूरी कागजात, जेवर व अन्य कीमती सामान कहाँ रखे हैं, इसकी जानकारी देती रहती थी। इसी चिंता में उसे ज़बरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वो मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच में बहुत अकेला हो गया हूँ। सहज होने पर जीजाजी बोले, मैंने अंकिता को लेकर कुछ कविताएं लिखी है, सुनोगी? मेरी स्वीकृति पर वे उठे, भीतर गए, एक डायरी हाथ में लिए लौटे। दीदी के वियोग में लिखी विरह कविता में उन्होंने दीदी के लिए नूरी फूल, चांदनी जैसी कई उपमाएं दी हुई थी। दीदी की उनके प्यार समर्पण की खूब प्रशंसा की थी। उत्सुकता से मैंने पूछ लिया, आप पहले भी कविता लिखते थे? या वे बीच में ही बोल पड़े, शादी के बाद अंकिता ने इतना प्यार दिया कि मैं तुकबंदी करने लगा। उसे लिखे हर पत्र में कुछ पंक्तियां जरूर लिखता था।
कविता बने या शेर, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता था। मुख्य बात होती थी अपनी भावनाओं को उस तक पहुंचाना। मैंने उससे एक बार कहा था कि मैं जो भी पत्र लिखता हूँ उन्हें सहेज कर रखना, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उनमें मैं अपने भीतर का पूरा प्यार, स्नेह, आदर, समर्पण सभी कुछ डाल देता हूँ। तुम्हें हैरानी होगी, हृदयाघात होने से एक दिन पहले उसने एक रेशमी बैग में मेरी लिखी सारी चिट्ठियाँ मुझे सौंपते हुए कहा था, यह आपकी अमानत आपको सौंप रही हूँ। पता नहीं कब सांसों की डोर टूट जाए, इसे संभाल लेना। आपसे किया वादा पूरा कर दिया है। जीजा जी ने वे पत्र भी हमें दिखाए जो 35 वर्ष पहले उन्होंने दीदी को लिखे थे। कमरे में दीदी की मुस्कुराती बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। जीजा जी उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोले, अस्पताल जाने से 2-4 दिन पहले यह फ़ोटो मैंने ही खींची थी। उस दिन अंकिता मुझे बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मैंने जब फ़ोटो खींचने की बात की तो फ़ौरन तैयार हो गई। फिर बोली, इस फ़ोटो पर हार मत चढ़ाना, क्योंकि हार तो उसे चढ़ाया जाता है जो यह संसार छोड़कर चला जाता है। मैं तो हमेशा आपके संग ही रहूँगी, आपकी यादों में, सपनों में, बातों में। आपने इतना प्रेम जो दिया है, क्या मैं आपको अकेला छोड़ सकती हूँ? जीजा जी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो उदासी, सूनापन था, उसके स्थान पर अब वे सहज, स्थिर और शांत नजर आने लगे। कुछ देर की चुप्पी के उपरांत वे बोले, पहले मुझे लगता था कि अंकिता के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब महसूस होता है कि वह तो मेरे साथ ही है। उसके मधुर स्मृतियाँ मेरे हर क्रियाकलाप में, मेरे आसपास हमेशा रहती है। वह केवल शरीर छोड़कर गई है, रूहानी रूप से वह सदा मेरे साथ रहती है। यह फोटो देखो कैसे मुस्कुरा रही है। उसके आत्मिक प्रेम के सहारे अपना शेष जीवन में सहजता से जी लूँगा। मैं सोचने लगी, आज जब संसार में प्रेम जैसा पवित्र शब्द एक व्यापार बनकर रह गया है, वहाँ दीदी जीजा जी का पावन आत्मिक प्रेम कितना शक्तिशाली है, जो जीवन के बाद भी उतना ही महत्व व प्रभाव रखता है। दिल को छूता है उनका यह रूहानी रिश्ता। उनके निश्चल, निर्मल व पावन प्रेम के प्रति मन श्रद्धा से भर उठा। सूरत का क्या है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।